अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा, आज हम आज जरा बात कर लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि आप बच्चों को किसी बात से मना करते होंगे ना। वैसे तो मजाक में एक बात करते वो हैं कहाँ ना मना होते हैं? हाँ, नहीं मना होता, ये बड़ा मसला है। फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि करते आपने हमारी ये बात नहीं मानी और वो या बाज़ औक़ात बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ चीजों के मामले में। नहीं, कुछ बच्चे शरारती भी इस मामले में होते हैं, वो जान के वो बात करते हैं। कुछ बच्चे नादानी में कर रहे होते हैं। जैसे कि हम अक्सर मजाक में एक बात करते हैं ना कि बेल बजी, बाहर कोई आया और बच्चे ने आगे कहा कि पापा आपसे कोई मिलने आया है, तो आपने कहा उसे को मैं घर पे नहीं हूँ, तो उसने बाहर जाके कह दिया कि पापा कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। ये तो हमने कर दी मजाक में बात, लेकिन मैंने एक्चुअली ये फेस किया हुआ ये कि मेरी बेटी ने मुझे कुछ 6-8 महीने से कहा हुआ था कि बाबा मुझे अब किटन ला कर दें। सो मैं उसे कह रहा था कि बेटा दादी नहीं मानेंगी तो हम नहीं ला सकते। उसने इतनी ज़िद की, मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी, मैं स्क्रीन टाइम नहीं यूज़ करूँगी, मैं फेसबुक यूट्यूब कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने कहा अच्छा, डील तो अच्छी कर रही है। सो मैंने कहा फाइन, यू डू इट फॉर अ वीक, आई विल गेट अ किटन। तो मैंने उसको जब एक हफ्ता दिया तो उसने वाकई बड़ा रिलीजियसली उसको फॉलो किया और उसने स्क्रीन टाइम कट कर दिया। सो अल्टीमेटली मुझे फिर उसकी बात माननी पड़ी। सो आई हैड टू गेट अ किटन। अच्छा, वो जब लेकर आए तो मैंने उसको और बेटे मतलब घर में ही बात की। मैंने कहा अच्छा कुछ दिन दादी को ना बताओ, मैं अच्छा माहौल देखकर, उनका मूड देखकर मैं बताऊंगा। जाहिर है बताएंगे, उनको बताए बगैर तो चारा भी नहीं है। सो ये बात इतनी होगी और मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि अभी ये मामला इसी तरह का रहेगा। सो हुआ ये कि 2-3 दिन बाद जब उस किटन को बिल्कुल बच्चों की तरह संभालना पड़ा, तो मैंने, मेरी बेगम ने एक दफ़ा हल्का सा कहा कि अगर इसको हम एक हफ्ता और इस तरह में पालना पड़ा तो हम ये नहीं रखेंगे। एक समझदार ने आपको ये डिसीजन लेने से पहले इन्फॉर्म किया था, बिकॉज बीन देयर डन दैट। और समझदार की बात मैंने मिरहा को बताई थी और मिरहा ने कहा था वैसे सबीना आंटी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस मामले में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मैंने कहा ज्यादा नापसंद ना कहीं मैं हो जाऊं, तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और मैंने कहा बच्ची है, ले दो, इसमें ऐसी क्या बात है। अब सुने आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि हमने थोड़ी सी बात की, मेरा खैर रोई, हमने खैर समझा लेकिन नहीं, विल मैनेज, हम ट्राई करते हैं ये वो। उसी टाइम पे आगे मेरी अम्मी की वीडियो कॉल। अच्छा, मैंने बड़े मजे से स्टार्ट की गुफ्तगू और एकदम ना मूसा क्रॉल करता करता यूं आया, दादा मैं आपको बात बताऊं। मैंने कहा शायद कोई अपनी बात बताने आया है। आपको पता है मेरा ने कैट ले लिया है। मैं एकदम यूं हुआ ना, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि मूसा बता देगा इस तरह दादी को। अब ना मेरी अम्मी, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अब मेरी अम्मी का एक है बड़ा पर्टिकुलर इस मामले में स्टैंड, बाहर एक अपना होता है। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं आऊंगी तुम्हारे घर बिल्कुल भी। मैं कहा नहीं, अब मुझे समझ ही नहीं मैं क्या कहूँ। मैंने कहा नहीं, वो 2-3 दिन के लिए लाए हैं, मेरा बहुत जिद कर रही थी, तो एक दोस्त है उसके मैं लेकर आया, उसका शौक पूरा हो जाएगा। वो तो मूसा कहता है नहीं दादो ये पक्की भी लेकर आए। मैंने कहा मूसा तुम बाहर निकल जाओ, तुम यहाँ बैठे भी क्यों? वो शरारती बच्चा होता है जो कि सबकी शिकायतें, टीचर आज टेस्ट तो नहीं है। अब देखिए ना कि इससे ये देखिए कि जब कॉल खत्म हो गई तो मैंने इसका देखा, मैं सोचा कि मैं अगर मूसा को ये कहूंगा मूसा आपने गलत किया, तो वो शायद उसके दिल में आएगा कि मुझे झूठ बोलना चाहिए था, ज़ाहिर दैट्स इवन रॉन्ग। तो मैंने कहा नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट आपने सच बोला, जो बात जैसी थी आपने वो बताई। लेकिन हाँ, जो हमने तय किया था अपने घर से मुतालिक, वो बात ये थी कि हम अभी नहीं बताएंगे। ऑफ कोर्स वी वोंट हाइड इट, वी विल शेयर, तरीके से बताएंगे, दादों को मना लेंगे। बच्चों को डील करने का भी देखें एक तरीका होता है। अच्छा, अब आपने क्या डिसाइड किया फिर? अब वो रखनी है या देनी है, और फिर मिरहा का रिएक्शन क्या है? अभी तक तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे, या वी शुड। वैसे आप लोग यूज्ड टू हो जाएंगे, मुझे मैं तो हो गया यूज्ड टू। मैं तो घर जाता हूँ, मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया था पहले कभी इस तरह, बिकॉज मैं नहीं हूँ इतना यूज्ड टू कैट्स एंड डॉग्स के साथ। अब मैं जैसे जाता हूँ तो मैं उससे जाके कहता हूँ डैडी इज हियर, तो वो और ही जो है वो पास आ जाती है। बड़े एक देखिए, आपके घर में जब कोई पेट होता है ना, तो आपकी वैसे उसके साथ बड़ी अटैचमेंट होती है। हाँ, लेकिन ये अटैचमेंट से मेरी वाइफ जरा डरती है। वो कहती है कि इतनी ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए बच्चों को किसी एक स्पेसिफिक। हाय, आप वो बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, बिकॉज मेरा, आपको पता है मैंने कितने शौक से मैं तो बिल्लियां पाल मेरा लास्ट बिल्ला जो मैंने पाला था, वो उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उस टाइम कुछ ज्यादा नहीं कर रहा था। मैं समझ नहीं आती कि क्या, और आज तक मतलब मैं उसके पिक्चर्स नहीं देख पाती, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने दे दी थी, और वो क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा टाइप, वो मैंने इतना सा पाला था जब कुछ दिन का था, तो इतना बड़ा हो गया था, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। सो वाकई अटैचमेंट हो जाती है। तो वो जो मैंने पेन फील किया था, उसके बाद आज तक मैं पेट नहीं रख सकी। पिछले तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी, फिर मुझे ये ख्याल आया कि पेट रखने का मतलब ये है कि आप एक पूरा बेबी पाल रहे हैं। ऑनेस्टली बच्चा भी जब इतना होता है ना, उसको बस एक जगह आप लिटा देते हैं, वो क्रॉल नहीं कर सकता होता है, इसे छोटा बिल्ला ही मैं ये कहता हूँ, और वो पुतक के मटक के जो चल रहे होते पूरे घर में, आपको उसके पीछे पीछे भागना पड़ा होता है। तो एक बड़ा टास्क होता है, और शायद आपके लिए मुझे लगता है बच्चों के लिए भी शायद एक फंड का उसमें होगा कि बेगम बहुत तंग आई। अच्छा, वो तंग अभी वो माँ का, असल माँ का किरदार उन्हें अदा वो कर रही है, शी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। लेकिन उसमें लिटरली ये हुआ कि जैसे हम बच्चों को शुरू में पालते हैं ना, तो एक दिन ऐसे हुआ, कुछ ऐसा मामला हो गया कि मुझे उसे
बाथरूम ले जाना पड़ा, मैंने उसको नहलाया, फिर ब्लो ड्राई भी किया उसको। सो ये तो मैंने किया, लेकिन हाँ सलीम, डू मी अ फेवर, आपकी बात बहुत मानती है सभी मिल्हाना, सो आप जरा समझाएं उसे, लेट्स हैव अ डील ना। फिर नापसंद बिल्कुल भी नहीं मिला, आपने बहुत अच्छा किया, आप आगे ऐसे ही करते रहो। मैं तो वैसे जिंदगी में चिल हूं, मैं कहती हूँ चिल करें, सबको चिल रहने दें, मतलब क्या छोटी सी जिंदगी है, गुजारें अच्छे तरीके से, इट्स फाइन, ओके, आपकी अपनी मर्जी है। हाँ ये तो समीर का पेट जुमला ना, आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस कंप्लीटली आपकी, आपने करना है करें, नहीं करना ना करें, आपकी मर्जी है, सन्नू की बट ये रियल लाइफ में भी होता है, बट ऐसी बात नहीं है, माँ बाप को परेशान ना करें, फिर भी ये भी जरूरी होता है। बट हाँ मुझे लगता है आपको भी थोड़ा वेट करना चाहिए, मे बी आप सब मिलकर आप लोग यूज्ड टू हो जाएं, क्योंकि बात बात आप यूज्ड टू हो जाते हैं, शुरू में मुश्किल लग रही होती है, बट फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप टाइम लें, वो जो एक मामला है वो आपको वो खुद हैंडल करना पड़ेगा, आपको हैंडल करना पड़ेगा। लेट्स सी हम हैंडल कर पाते हैं नहीं। ब्रेक की तरफ जैसे हमारी आज की कहानी बहुत लंबी हुई है, अब हम जरा ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत जबरदस्त मेहमानों से आज करवाएंगे हम आपकी मुलाकात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। खुदा का इनाम है माहे रमजान, रहमतों का पयाम है। माहे रमजान छोटी सी नेकी बन जाएगी उम्मीद, हमदर्दी का पैगाम है। माहे रमजान रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक ऐसी कहानी आज आपके सामने रखेंगे जो कि सिर्फ हम सबको इंस्पायर कर सकती है। एक देखें, अक्सर हम कहते हैं ना, हमारी बच्चियां जब तालीम हासिल करने लगती हैं तो ये रुकावटें आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उनकी तालीम को फ़रोग़ देते हैं, उनके लिए एक तरह से मसीहा बन के सामने आते हैं। एक ऐसी कहानी है जी पेशावर की, जहाँ पर अरब शाह ने ये बेड़ा उठाया। उन्होंने देखा कि इलाके की बच्चियाँ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा सकती हैं, तो 2014 में उन्होंने कहा कि मैंने मसला देखा, मैं मसले का हल निकालता हूँ। उन्होंने ख़ुद से स्टार्ट किया। एक रिक्शा था उनके पास, जिसकी मदद से वो बच्चियों को पिक करते थे, ड्रॉप करते थे। स्कूल के उनको एक फैसिलिटी, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मुफ्त में देते थे, जिससे वो बच्चियां जो हैं वो तालीम हासिल करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना, कारवां चलता गया, लोग मिलते रहे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो वो मिसाल इस पे खूब जो है वो जचती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे ही उसके बाद जो है उनके पास अभी जो है 11 साल हो गए। 11 साल उनको 12 साल हो गए। उसमें ये देखें कि आप माशा 3 और गाड़ियां भी हैं, ड्राइवर रखे हुए हैं जो कि पिक एंड ड्रॉप दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि देखें, जब आपके खुद माली हालात इतने अच्छे ना हों, खुद आप रिक्शा चलाते हो, तो आपको एक सवारी बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही होती है कि आज दिहाड़ीदार ही होते हैं, रोजाना का कमाना है, रोजाना लग जाना है, और फिर वो स्केड्यूल सेट करना शुरू है। देखें, जब आप
इस तरह से ड्राइविंग कर रहे होते हैं, कोई कैब चला रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपके जहन में ये होता है कि आपको नहीं पता किस वक्त आप किस जगह पर हैं, कब आपको कहाँ की सवारी मिल जाए। लेकिन मेक श्योर करना कि बच्चियों का पिकअप टाइम ये है, फिर उनको ड्रॉप इस टाइम पे करना है, तो ऑब्वियसली वो एक पूरा आपका स्केड्यूल उसके अराउंड घूमता है, तो ये आपकी डेडिकेशन शो करती है। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। तो अरब शाह को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अरब ज़ाहिर देखिए 2014 में जब आपने ये महसूस किया कि चूँकि गांव की बच्चियां नहीं पहुंच पा रही या दूर दराज इलाकों की बच्चियां जिसको आप देखते हैं, दूर दराज से मुराद मेरी है कि जो भी आप थोड़ा सा एरिया साइड पे होता है, मज़ाफ़ाती इलाके जो होते हैं, सो आपने ये इनिशिएटिव लिया, ये आपने स्टेप लिया, आपने स्टार्ट किया, लेकिन आपने उसको रोका नहीं उस सफ़र को। होता है ना, इंसान 6 महीने करता है, साल करता है, 2 साल करता है, पर कहते हैं ठीक है अब हो गया काफ़ी, अब चीज़ें खुद मैनेज हो जाएंगी। आपने उसको इस तरह से बढ़ाया कि गाड़ियाँ भी ऐड हो गई। थोड़ा सा बताएं कि खुद आपके अंदर ये मोटिवेशन कैसे है कि मुझे इस काम को इस तरह लेकर चलते ही रहना है? जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त तकरीबन 5-6 बच्चे थे गाँव के, उन्होंने मैंने आगाज़ किया उनसे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो गया। फिर बीच में मेरा दिल भी तंग हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब बच्चों को देखता था, उसकी फीडबैक को देखता था, बच्ची आती थी कि आपकी वजह से हमारी तालीम जारी है, तो इसी वजह से मैंने वो सफ़र जारी रखा और बीच में नहीं छोड़ा। अच्छा, और सबसे पहले जब आपने ये कहा कि मैं ये करूँगा, तो जिस इलाके की जो बच्चियाँ थीं उनकी फैमिली को मनाना कि आप फ़िक्र ना करें, ये बच्चियाँ इनको मैं लेकर जाऊँगा स्कूल, ज़रा एक ट्रस्ट बहरहाल एक डेवलप करना पड़ता है, वो चैलेंज था आपके लिए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सब लोग बहुत डरते थे लड़कियों के मामले में, हर किसी के साथ नहीं बीचते। तो फिर मैंने अपने गाँव से शुरू किया। गाँव के लोग तो मुझे जानते थे, जो बाहर लोग थे वो मुझे नहीं जानते थे। फिर मैं उनके पास भी जाता था कि देखो ये बच्ची भी मेरे से जाती थी, तो फिर उन्होंने मेरे बारे में जान पड़ताल की, लोगों से पूछा कि आपकी बच्चा उनके साथ जाती है, ये लड़का कैसा है। तो जो बच्चे मेरे साथ जाती थी तो उनके वालिदैन ने उनको कहा कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है यार। तो फिर वो जो दूसरे गाँव के लोग हैं वो भी मान गए और उनको भी मैंने स्कूल में दाखिल करवाई। ओके, अच्छा, ये आपकी वो गाड़ी है जिसमें आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं, स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सुजुकी है। ओके, सुजुकी पिकअप। हाँ, ये बच्चे अभी वो हाई स्कूल तक पहुंच चुके हैं। हाई स्कूल तक पहुंच गई हैं, कॉलेज तक पहुंच चुके हैं ज़्यादातर तालिबात। तो अब रिक्शा भी है और गाड़ियाँ भी हैं और ये बच्चियों के चेहरों पे मुस्कुराहट। अच्छा, जो हाई स्कूल तक पहुंची है, ये मतलब मुसलसल थ्रू आउट आपके साथ ही जा रही है? हाँ, ये भी मेरे साथ जाती है। हाँ, सबसे छोटी बच्ची के कितने साल की है जिसको आप लेकर जा रहे हैं? वो तकरीबन 6 साल की भी हो, 7 साल की भी हो। ये शुरू से जब 5 साल तक बच्ची पहुंचती है तो फिर मैं स्कूल में दाखिल करवाती हूँ। ओके, तो ऐसा भी होता है कि बच्चियाँ ज़्यादा हैं अब और गाड़ियाँ कम हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। और भी बच्ची मेरे पास आ रही है कि हमें भी ले जाए कर लो, लेकिन मैं साफ इनकार करते हुआ, क्योंकि मेरे पास इतना वसाइल नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो तालिबात है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से महरूम रह जाते हैं कि किराए बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक लड़की से रिश्के वाले, सुजुकी वाले 3000 रुपये, 4000 रुपये लेते हैं, और जिस घर में 4-5 लड़कियाँ होती है तो तकरीबन 10-12 हज़ार बनते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके वाले देना। तो इनकार करना कितना मुश्किल होता है उस टाइम पे, बिकॉज जब आपका दिल ऐसा होता है ना कि आपका दिल करता है किसी के लिए कुछ करना, आप कर ना पा रहे हो, उस कैपेसिटी ना उस तरह की आपके पास, तो कितना मतलब बुरा लगता है दिल को। मैं तो मजबूरन इनकार करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होते, और जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो वो रो रही होती है कि आप दूसरी बच्ची को ले जाते हो तो हमें क्यों नहीं ले जाते। तो मैंने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है, वसाइल नहीं है, तो फिर बहुत रोती है वो लोग, वो बच्चियाँ। अच्छा, ऐसे में क्या आपने एक फिक्स रूटीन रखी हुई है कि सुबह आपने कुछ जगहों से बच्चियों को पिक किया, स्कूल ड्रॉप किया, कि आप शिफ्ट यानी 2-3 चक्कर लगाते हैं? मैं खुद हमारे अपनी बच्चे हैं, उनको मैं बताया कि इस टाइम पे मैं आऊँगा, आपको ले जाऊँगा। सही। तो तकरीबन सुबह में 4-5 ट्रिप करता हूँ, फिर दोपहर को 4-5 चक्कर हाँ, लगाते हैं? हाँ, अच्छा। हाँ। उसके बाद मैं मजदूरी करता हूँ, और जो ड्राइवर मेरे ने रखे हुए हैं वो मेरे लिए एक ही ट्रिप करते हैं, फिर अपने लिए मजदूरी करते हैं। ओके। हमारा जो रूटीन है वो फ्लाई द्वारा की तरह नहीं है। हम मेरे जिस ड्राइवर को रखा हुआ है ना, न मैं उनको पैसे देता हूँ, न वो मुझे पैसे देता है। अच्छा। वो जो गाड़ी की धंधा होता है ना, मैं उसके से धंधा नहीं लेता, उसके बदले में वो मेरे लिए शिफ्ट करता है, लड़की ले जाते हैं स्कूल। तो गाड़ियाँ आपने लेकर दी हैं उनको? हाँ हाँ, मैंने दिए। अच्छा। मुझे किसी और ने दिए हैं। अच्छा। मलाइल वज़ीर के वाले साहब जिन साहब ने मुझे दिए हैं एक गाड़ियाँ। अच्छा, देखें, अब यहाँ पे फिर अगेन बात होती है ना कि ये सवाल भी आता है कि जब आप रिक्शा चला रहे होते हैं और कोई आपको कहते हैं जी हम आप गाड़ी देते हैं, आप गाड़ियों में बच्चों को लेकर जाएं, वो गाड़ी आप खुद नहीं रख रहे, आपने ड्राइवर को दे दी है। हाँ, मैंने उनके लिए ड्राइवर रखे हुए हैं। इसमें एक गाड़ी जो खर्चा है वो हमारा एक डोनर है,
एहसान रफ़ीक नाम है और अच्छा। आर्मी रिटायर है, कर्नेल है, वो बाहर कतर में रहता है। वो एक गाड़ी के फिल वो मुझे बेचते हैं। तो एक गाड़ी का वैसे खर्चा कितना है महाना? वो ज़्यादा है, तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये उनका है। एक गाड़ी का खर्चा बन जाता है। हाँ हाँ, गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। और ज़रा फ्यूल एंड एवरीथिंग, लेकिन ये है कि क्योंकि वो एक शिफ्ट लगाने के बाद बाकी अपनी मजदूरी करते हैं तो वो सम हाउ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर भी जो खर्चा एक गाड़ी का एक बंदे ने ज़ाहिर उठाया हुआ है, और आपका अपना खर्चा वो कितना मुतासिर होता है, या आपको लगता है कि नहीं आप जो इतना अच्छा जब काम कर रहे होते हैं अल्लाह और रास्ते बनाते हैं आपके लिए, चीज़ें और आसान हो जाती हैं? बिल्कुल। मेरे पास भी अक्सर पैसे नहीं होते। मैं फिर मेरा घर का खर्चा है। अभी शादी किए है तो बीवी वो नहीं कर रहे कि आप क्या कर रहे हो। फिर कहती हैं? हाँ, कहती है। फिर क्या कहते हैं फिर आप? क्या आप ये क्या कर रहे हो, आप सारी उम्र ये कर रहे हो। तो मैं बताते हूँ कि यार ये इंसानियत है। इंसान और जानवर में तो यही फ़र्क है। जानवर अपने लिए सोचता है और इंसान दूसरों के लिए सोचता है। तो फिर मैं वो मनाती हूँ। इस बात पे आपकी और भाभी की लड़ाई हो जाती है? हाँ, थोड़ा लड़ाई हो जाती है। तो फिर मैं उनको मनाता हूँ, शादी को उनको कितना टाइम समझाता हूँ। वो तकरीबन 2-3 महीने हो गए। अच्छा, अभी ताज़ा अभी शादी है। 2-3 महीने हुए? हाँ, 3 महीने हो गए। हाँ, और शादी से पहले ज़ाहिर है भाभी को पता था कि आप ये कर रहे हैं? हाँ, वो पहले भी उनको पता था। तो मैंने कहा, उनकी जो बहनें थी उनके कह रहे थे कि जब शादी हो जाएगी तो फिर आप ये काम छोड़ देंगे, आपको बीवी मना करेंगे, मना कर रही होगी आप। तो फिर जब मेरी शादी हुई तो फिर मेरी बीवी को मनाया कि ये अब मान गई हैं? हाँ, अब मान गई कि ये देखो मेरी वजह से इन बच्चों का तालीम जारी है। तो फिर चलिए, सोच चेंज करने में वक्त लगता है ना। हाँ, तो वो मेरी जो आपने बहनें थी वो भी मेरी बीवी को बताती है कि ये अच्छा काम है। और हमने भी ट्रांसपोर्ट की वजह से तालीम नहीं किया, तो मेरी बहनी भी जो है वो भी मेरी बीवी को मनाती है कि ये अच्छा काम कर रही है, इसको मना मत करो। चलें, और ज़ाहिर है फिर आप जब नेक काम कर रहे होते हैं तो आपको कन्विंस करने में इतना टाइम नहीं लग रहा होता, और आपने एक दिल बदल दिया, सोच बदल दी उनकी, तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त सी बात है। हाँ, बिल्कुल। अभी क्या सोचते हैं, कब तक कंटिन्यू कर सकेंगे, हिम्मत कब तक रहेगी? बिकॉज कहीं ना कहीं फ्यूचर की सोच तो आती है ना कि इतनी बच्चियों का फ्यूचर डिपेंडेंट है अब, बिकॉज पिक एंड ड्रॉप एक बहुत मेजर एक तरह से एक चीज़ है इसमें। मेरा ख्वाहिश है जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने एक पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क बनाया, पूरी दुनिया को मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस बनाया, मेरे आइडिया है कि मैं इसी तरह मुफ्त पे सर्विस बनाऊँ और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में ये सर्विस जहाँ जहाँ बच्चियों को रिक्वायर्ड है। क्योंकि ज़्यादातर जो तालिबात है ना वो ट्रांसपोर्ट की वजह से महरूम रह जाते हैं। और मेरे पास बहुत ज़्यादा लड़के आ रही है कि मैं भी ले जाया करूँ, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर मेरे पास वसाइल आए गए तो मैं खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान में जितनी भी महरूम लड़के हैं तालीम से, वो स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। इन 12 सालों में कभी छुट्टी भी की? नहीं, कभी छुट्टी नहीं मिली। अक्सर एक दिन छुट्टी मिल जाती है तो फिर मेरा भाई है छोटा, वो मेरा ड्यूटी करता है। जब मैं कहा जाता हूँ तो मेरा भाई है वो करता है। और ज़ाहिर भाई को भी पता है ना, उसको भी एहसास है कि ये बच्चियों की जो तालीम है इसमें रुकावट आ जाएगी अगर एक दिन रिक्शा नहीं पहुँचेगा तो। और ऐसे में वो जो उन वालिदैन की दुआएं मिलती हैं, बिलखुसूस मैं कहूँगा कि जब किसी जमात का नतीजा आता है ना, फ़ाइनल इम्तिहानात का, उस वक्त माओं की वालिदैन की बड़ी दुआएं निकलती हैं हर उस शख्स के लिए जिन्होंने उस सफ़र को आसान बनाया। और मुझे लगता है मिठाइयाँ भी काफ़ी आती होंगी। हाँ, बिल्कुल, मिठाइयाँ भी आती है। जब मेरी शादी तो जो बच्चे थी, छोटी छोटी बच्ची थी, उन्होंने मेरे लिए मेहंदी लाए थे। जाहिर है उनका आपके साथ एक लगाव भी और मुझे अब घर का अपना फ़र्ज समझता है। हमारा पुख्तून माशरा में है, हम पर्दा करते हैं, लेकिन जो हमारी लड़कियाँ हैं ना वो अक्सर मेरे साथ हाथ मिलाती है कि हमारा भाईजान है। मतलब आप बड़े भाइयों की तरह, ज़ाहिर है बड़े भाइयों की तरह ट्रस्ट लेवल भी एक उस लिहाज से होता है। बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर। मतलब माशाअल्लाह, ज़ाहिर है बड़े भाई की तरह, वालिद की तरह, जिस आप छोटे बच्चियों की जिम्मेदारी उठा रखी है आपने और उनको अपने घरों से लेकर और स्कूल तक पहुंचाना और एवरीथिंग। अब इसमें चूँकि देखें वक्त के साथ साथ डोनर्स भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, गाड़ियाँ भी आ गई, फिर भी ज़ाहिर है चीज़ें और बेहतर करने के लिए जो आपकी ख्वाहिश भी है कि और नेटवर्क हो, लोग रब्ता करते हैं कि अच्छा हम कैसे आपके साथ ताउन कर सकते हैं। एक हमारा जो हमारे कौम का एक आदमी है मीरवेस मोहन, वे मुझे थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और मलाली यूसुफजई जो है उनके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और एक आदमी है एहसान रफ़ीक वो, और जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो अभी तक मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। हाँ, अलबत्ता पंजाब की वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात, उन्होंने मेरी तस्वीर भी शेयर की और मुझे फ़ोन भी किया कि इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर मुलाकात करेंगे एक दिन। और मेरी खुशी है कि मैं आपकी मुलाकात मरीम नवाज से करवाऊँ। क्या बात है। देखिए ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है इस तरह से किसी की कॉल आना। हालांकि देखिए सूबा मुख्तलिफ है,
बट स्टिल किसी को एहसास होता है कि अच्छा इतना अच्छा काम है, इसको एक्नॉलेज करना ये तो बहुत और आई अच्छी थिंक ये बात हमें है। चाहिए भी, ये हमें एक ये सोच, ये जज्बा भी चाहिए कि हमारे अंदर पाकिस्तानियत हो। सो ये कि कहीं भी कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो Acknowledge उसको करें। अप्रिशिएट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सूबे तो हैं लेकिन हम सब पाकिस्तानी ही हैं, बिल्कुल हमारा ऐसे ही। पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसी है। कोई मैसेज आप देना चाहते हो अपने सुनने वालों को? मेरा ये मैसेज है कि जो वालिदैन है अपनी बच्चियों पर तालीम करो, लड़कियों पर तालीम करो। ख़ासकर हमारा पख्तून माशरा जो है वो लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि ये तो पढ़ाई के घर की होती है। उनसे मेरा गुजारिश है कि अपने लड़कियों को खुद मुख्तार बनाओ, लड़कियों पर तालीम करो। बिल्कुल सही अरब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आप, स्पेशली हमारे इस ट्रांसमिशन के लिए आज मौजूद हैं यहाँ पर। और आपकी कहानी वाकई ऐसी इंस्पिरेशनल है कि आई एम श्योर कि बहुत से लोग जो कि आसपास किसी मसले को देखते होंगे, ऐसी कहानी के बाद वो मोटिवेट भी होते हैं कि इफ़ ही कैन डू इट विद लिमिटेड रिसोर्सेज देन व्हाई कांट वी डू इट। हम नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। आज पूरा जहान देख लेगा कि हमारी रियासत पर जो भी हमला करता है हम मुझसे कैसे हिसाब लेते हैं। अयाज पाशा जिंदान का मजा चखेंगे। हम बारबरोसा के आखिरी सिपाही को खत्म करने तक लड़ेंगे। अगर मैं चाहूं तो एक चरवाहे को पाशा बना दूं। क्या इसकी खबर सुल्तान को नहीं है? अपने मकसद की अहमियत को जानता हूं मैं। आज के बाद मैं किसी पर भी रहम नहीं करूंगा। मेरा भी उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं जो मुश्किल में पीछे हट जाते हैं। वो तोपों वाला जहाज कहाँ है? तोपें पायतख्त से बाहर नहीं जाएंगी। तोपें तैयार करो जी, हम तजर्बा करेंगे। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं उन लोगों की जो कि चाय के बहुत शौकीन हैं। अफ्तार में उन्हें चाय चाहिए, अक्सर लोग रोज़ा ही चाय से खोल रहे होते हैं, उनको चाय की इतनी तलब हो रही होती है बिकॉज एक हैबिट डेवलप हुई है। तो क्या करें, कैसे इस हैबिट को खत्म किया है? चाय पे रोजा बंद करते हैं, चाय पे रोजा खोलते हैं एग्जैक्टली। और बाद में चाय और पीते हैं। पूरा दिन मैं कहूंगी कि जब उनसे पूछो ना कि रोजा लग रहा है, किस चीज़ की तलब हो रही है, तो उनके मुंह से सुनने के चाय की तलब हो रही है काफ़ी। अब किस तरह से खाली पेट जब आप चाय पीते हैं, ओवरऑल रमज़ान में आप क्योंकि रोज़े के बाद जब फ़ौरन चाय पीते हैं, ओवरऑल आप कंजम्पशन चाय की ज़्यादा करते हैं, तो उसका आपके स्टमक पे क्या असर होता है? आपकी बॉडी आपसे कैसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रही होती है कि बख्श दो हमें, इससे ज़्यादा चाय मेरे अंदर मत स्टोर करो, ये ठीक नहीं है। और डिहाइड्रेशन की तरफ किस तरह लेके जाती है। और दूसरी बात जो है जो नींद की कमी है, अक्सर तो रात को जी सहरी तक हमने जागना है, तो चाय पियेंगे तो सहरी तक हम जाग सकेंगे, नींद नहीं आ रही होती। नींद नहीं आ रही होती। और ये भी बहुत बड़ा मसला है, इस हवाले से बात वो करते अलग हैं। बात है, वो जो लोग चाय के शौकीन है वो कहते हैं जब तक चाय ना पिए नींद ही नहीं वो आती। शेर क्या था चाय पे? मुझे याद मकसद नहीं कहते है। हैं, याद करें ना शुभ, आपका हाफजा बहुत तेज है। खत्म हो गया। ओके, मेरा ख्याल मौजू पे आओ। ज़ैनब कांदल इसबजाज न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपको ठीक। आता है चाय पे कोई शेर? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। चाय में शेर वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि मैं और सबीन और आप भी, आई एम श्योर आप भी चाय लवर नहीं है। या मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जिंदगी में कभी चाय नहीं पी। मैंने अगर Never कुछ ever. पीना हो तो आई प्रेफर कॉफी चाय पे। दादा वो भी मेरे वैसे हमेशा उन्होंने यही बात की है वो जब कि स्विट्जरलैंड में होते थे ना, हाँ, हमेशा एक ही बात तो स्विट्जरलैंड में करते होते थे, थे। फिर उन्होंने बहुत जल्दी उन्होंने क्या बोलते हैं, नकल मकानी होता है, माइग्रेशन माइग्रेशन कर मैं उर्दू का इस्तेमाल सुबह वो स्वीडन चले गए थे, फिर वो स्वीडन चले तो फिर गए वो थे। पाकिस्तान की तरफ आ गए, तो फिर और इसलिए रास्ते में चाय लेते आए आपके लिए। नहीं हेजलनट लाटे ही लाए थे वो। ओह, So वो अच्छा। कभी चाय उन्होंने कहा नहीं कभी। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने ख्वाबों की दुनिया में हम रियलिटी चेक जरा हम लोगों को रियलिटी देते पे हैं। बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली, क्या नुकसान आते चाय के, जो खाली पेट स्पेशली चाय का इस्तेमाल हो रहा होता है? अच्छा, सिर्फ रमजान में नहीं, लोगों में मैंने देखा है कि वो बेड टी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब बेड टी से मुराद ये है कि उठते ही उन्हें ये होता है कि हमने पहला जो चीज अपनी बॉडी को देनी है वो चाय देनी है। अब
चाय की अगर हम बात करें तो उसमें कैफीन बहुत ज्यादा होती है और कैफीन इनटेक होने की वजह से वो डायूरेटिक होती है। डायूरेटिक का मतलब ये है कि जितना बॉडी में पानी है उससे सारे को लेना है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना है। अब आपने इफ्तारी की, 15 घंटों से आपने कुछ नहीं खाया हुआ था, आपने डायरेक्टली चाय कंज्यूम कर ली। 15 घंटों में असर के बाद हम कह रहे हैं मेरे से तो बोला नहीं जा रहा, मेरे से हिला नहीं जा रहा, मैं इतना ज्यादा ऐसे हुई हूँ वैसे हुई हूँ, और आपने क्या किया है, चाय पी ली। जो बॉडी में थोड़ा बहुत टिश्यूज के पास, मसल्स के पास पानी था, आपने वो भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया। एक चाय का कप के बदले आपको 2 ग्लास पानी रिकमेंडेड है कि पीने चाहिए। ठीक। अपने डेली इनटेक का जो पानी है उसके अलावा आपने फॉर एग्जांपल विंटर्स में मैं कहती हूँ 8 से या 7 से 10 ग्लास पानी पीना है, तो उस 10 ग्लास से ऊपर आपने चाय के रिप्लेसमेंट में पानी पीना है। तो चाय पिए फिर पानी एक्स्ट्रा पिए। एग्जैक्टली आपने देखा है कि अगर हमें बड़ा शौक होता है कि हम फॉरेनर्स को कॉपी करें और इस तरह से करें, टर्किश टी जब भी सर्व होती है साथ 1 ग्लास पानी भी होता है। क्यों होता है? ताकि आप पानी पियो और आप डिहाइड्रेटेड ना हो जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चाय पे चाय पिए चले जा रहे हैं, और सबसे गलत कॉन्सेप्ट जो चाय बनाने का हमारे यहाँ है वो ये है, दूध, पत्ती और उसी के अंदर चीनी डाल के उसको पका दिया, चाय रेडी है। ये चाय नहीं है। चाय बनाने का जो सही तरीका है वो ये है कि आपने जितनी भी चाय पीनी है, आधा कप पीनी है, पूरा कप पीना है, वो आपकी मर्जी है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें 1/4 कप दूध होगा, बाकी सारा पानी होगा। आप पानी पहले ऊपर रखो, आपने इलायची डालनी है, दालचीनी डालनी है, सौंफ डालनी है, जो भी आपको पसंद है आप वो डालो, उसको अच्छे से बॉईल करो, उसके अंदर आप अपनी पत्ती डालो और पत्ती का कलर निकलने दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पत्ती डालते ही दूध डाल देते हैं। अब पत्ती को बॉईल करने से ये होता है कि उसके कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि जितने टॉक्सिक वो चीजें उसमें मटेरियल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए पत्ती को बॉईल करना बहुत जरूरी है। तो कावा उसका अच्छी तरह बनाना है पहले। आपने उसको अच्छा कावा पहले बना लिया, उसके बाद आप उसके अंदर दूध ऐड करेंगे, और दूध ऐड करने के बाद प्लीज अपनी चाय को भूल ना जाया करें कि वो आधा घंटा ऊपर ही पकती है। 3 बार माइक्रोवेव का चक्कर लगा के आती है तो उस चाय के में क्या बच जाएगा? सही बात है, वही जो इंसान के अंदर बच जाएगा पीने के बाद। एग्जैक्टली आप देखो, रीहीट करना, एक चीज को आपने बार बार रीहीट किया है तो उसके अंदर टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला माफ करे, हम देख रहे हैं जो बीमारियां आजकल हम सुन रहे हैं, पिछले तकरीबन को 5-7 साल से, ये हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। और इसमें माइक्रोवेव का बहरहाल रोल है, क्योंकि हम बार बार उसको यूज कर रहे हैं। यस, रीहीट में जो उसकी रेज है माइक्रोवेव की, वो आपको कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। और उसके बाद जो हम जी माइक्रोवेव करने में जो अपने प्लास्टिक वेयर्स यूज कर रहे हैं, सही बात है, माइक्रोवेव अगर यूज करना है तो माइक्रोवेव फ्रेंडली जो है ना वो उसके वेयर्स आते हैं, आप वो बाय करो। उसके अंदर आप अपनी कुकिंग करनी है, हीटिंग करनी है, कवर्स भी आ गए हैं जिससे उसके आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। और मजे की बात ये है, लोग जो है ना वो गोश्त भी निकालते हैं, सीधा माइक्रोवेव में डालते हैं और उसको हीट करते हैं। डीफ्रॉस्ट का बटन ही कितना बड़ा ऊपर लिखा हुआ होता है कि डीफ्रॉस्ट। क्या करें, अचानक मेहमानों ने बेल बजाई है ना। आप मजबूरी फिर आप सुनाए और उसके बाद फिर फेसबुक पे आपके लिए मैं माजरत चाहता हूं, मैं ये बात स्टेटस लगेंगे। नहीं, वो मैंने वैसे बात कर दी है। वो एक दिन हुआ है कि मैं और सभी इसी तरह शो में बात कर रहे थे कि किसी के घर जाएं तो प्लीज पहले से बता दिया करें कि आप आ रहे हैं घर। तो हम तो जनरल बात कर रहे थे। मैं घर गया तो मेरी अम्मी कहती है, हाँ तुम मुझे सुना रहे थे। मैंने कहा है, कहते मैं तुम्हारे घर उस दिन आई थी। मैंने कहा नहीं अम्मी, आपको मैं क्यों कहूंगा, मतलब तो घर की बात है, आप जिस वक्त मर्जी आए। मेहमानों की बात कर रहे हैं, मेहमानों की बात कर रहे थे। वालिदैन तो एब्सोल्युटली, जब मर्जी है, जो घर में बना होगा वो बना होगा, जाहिर है। और अगर आप स्पेशल बना भी रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप इतना जल्दी वो सर्विंग उसमें जाओ कि आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू उसका नोटिस। वो तो जो टाइम से बता के नहीं आया उसको एहसास करना चाहिए कि अब टाइम दो, खाना बनने में टाइम लगेगा। एग्जैक्टली या फिर आप उसके लिए वही बात है, बनाओगे या ऑर्डर करोगे, यही कुछ हो सकता है, तो वो उसकी हेल्थ है, वो बेहतर जानता है। मर्जी ना बताओ फिर भुगतो। Coming back to tea. अच्छा, इसमें तो ज़ैनब जो एक गलती हम करते हैं, बिकॉज़ आपने कहा कि 1/4 आपने दूध उसमें डालना है अगर आप मिल्क टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी है। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। उनकी अगर आप चाय पी रहे हो तो आप बहुत सारी बीमारियों को लीड कर रहे हो, स्पेसिफिकली इन वुमेन। आप बहुत सारी औरतों की बीमारियां जो है उनको ट्रिगर कर लेते हो सिर्फ पाउडर वाला दूध पीने से ही।
उसके बाद जो दो कैटेगरीज रह जाती हैं, एक है जी जो खुला दूध मिल रहा है गवाले वाला, दूसरा जो है आपका डब्बे वाला दूध है। अब जो गवाले वाले दूध की बात है, अगर तो आप उन लोगों में से हो जिनको प्योर मिल रहा है या आपकी कोई एक्सेस है गाय भैंसों तक और आप खुद जाके लेकर आ रहे हो, तो उसका मुतबादिल कोई दूध नहीं हो सकता। ठीक है, आई अगेन से कि उसका कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई दूध दे जाता है और आपको नहीं पता कि वो प्योर है, वो नहीं प्योर है, उसके कितनी अंदर मिलावट है, कितनी मिलावट है, और सिर्फ पानी की मिलावट नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स की और चीजों की मिलावट है, और आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो हाँ डब्बे वाले दूध की तरफ आप जा सकते हो। लेकिन डब्बे वाला दूध वो प्रेफर करो जिसकी 5 से 6 दिन मैक्सिमम एक्सपायरी के हों। Okay. ब्रांड्स हैं लेकिन ढूंढने आपको खुद पड़ेंगे। बिल्कुल है, हाँ सही बात है, अवेलेबल। आप उनको अगर 5 से 6 दिन की एक्सपायरी वाले दूध को लेकर आते हो, आप छोटा पैकेट ले आओ, खोलो, 1 से 2 दिन में या पूरे दिन में एक इस्तेमाल करो और उसे डिस्कार्ड कर दो। उसके बाद वो दूध इस काबिल नहीं रहता कि उसे इस्तेमाल किया जाए। आपने जो नेचुरल दूध है आप जाके खुद गाय या भैंस से लेकर आए और आप उसको बॉईल करने के बाद रखो, वो कितनी देर रहता है? मैक्सिमम बहुत भी निकालेगा 2 ना, दिन नहीं होता है, तो बहुत निकालेगा ना, हाँ। 2 दिन वो ठीक रहेगा, तीसरे दिन उसमें से स्मेल आनी शुरू। ऐसे ही है। डब्बे वाला जो दूध है जिसको हम टेट्रा पैक में डाल रहे हैं, चीजें उसकी कर रहे हैं, आप डब्बे वाले दूध को 6-8 दिन भी खुला रखो ना, तो उसमें से स्मेल नहीं आनी शुरू सही होगी। बात है। तो क्या वो दूध है? क्या उस दूध तो वो होगा ना जिसको हम दही में डालेंगे, वो जमेगा, दही Yes. बनेगी। क्या डब्बे वाले दूध और डब्बे वाले दही का दही बनता है? नहीं बनता, नहीं बनता। उसका तो हम उसको कैसे कह रहे हैं कि वो दूध है या दही है? और मैंने ये प्रैक्टिस देखी है लोगों में, वो अपने बच्चों को जो दूध पिला रहे हैं वो भी इन्हीं फॉर्म्स में से ले लेके पिला रहे हैं। ट्रस्ट मी, उसमें कुछ नहीं है। और उसमें बल्कि बड़ा अच्छा आपने रेज भी किया, अगर वो क्लेम करते हैं कि वो दूध है तो वो मीठा कैसे है? एग्जैक्टली अब हम एक बात करते हैं, ये जो भी फर्स्ट बेबी का मिल्क होता है, चाहे वो गाय भैंस का हो, चाहे वो ह्यूमन में हो, उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं। क्लोस्ट्रम जो होता है उसमें ये फायदे और अफादियत होते हैं कि आपके बच्चे ने अगले 20 साल 25 साल जिन बीमारियों को फाइट करना है, वो उस क्लोस्ट्रम में इतनी ताकत अल्लाह ताला ने रखी है कि वो उनसे बचने की आप में कैपेसिटी बना देता है। Okay. जिसमें गाय भैंसों में हम बोली कहते हैं। हाँ। तो वो हम उनकी कर रहे होते हैं और अपने बच्चों को हम उस चीज से बिल्कुल दूर, फीडिंग प्रैक्टिसेस है ही नहीं है, उसमें ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अब क्लोस्ट्रम भी आपको पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट्स में। अच्छा, उसको जी ड्राई किया गया है, ऐसे बनाया गया है, वैसे बनाया गया है, लेकिन मैंने उस पे इतनी रिसर्च की है कि वो कोई क्लोस्ट्रम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं कहती हूँ कि 10,000 डब्बों में से एक चुटकी उसमें क्लोस्ट्रम डला है तो वो क्लोस्ट्रम नहीं है। और आप किसी भी चाय पीनी है ना, चाय पीने की दुनिया पूरी में ब्लैक टी पी जाती है। ब्लैक चाय तो टी वही क्या है। है? चाय तो ब्लैक पानी टी को ही में बोलते पत्ती डालो, सही ब्लैक है। टी रेडी है। वो ब्लैक टी है। और उनका आप- टेस्ट डेवलप हुआ है उस तरह का Yes. ना। और जनाब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो लोग बेसिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। और टॉपिक से हम थोड़ा हटेंगे, लेकिन इसी चीज़ में ऐड करेंगे कि ये जो बच्चे को जो घुट्टी दी जा रही होती है जी, पहली खुराक दे रहे हैं और जो शहद चटा रहे हैं जी। और पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ के, ये तो बड़ी इसकी अफादियत है एंड ऑल दैट, ये भी तो कितना मतलब एक गलत कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहली चीज, आप गुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहा जाता है कि जी शहद पहले आप चाटें फिर उसको चटाएं। आप 50-60 साल, इसी उम्र के लोग मैक्सिमम दे सकते हैं। 50-60 साल आपने बहुत सारी बीमारियां देखी हैं। हो सकता है आप एस्थमेटिक भी हो सकता है आप स्मोक करते हो, बहुत सारी आप जो खाने खा रहे होते उसका बैक्टीरिया आपके हो सकता है ब्रश भी ना किया हो आपने। एग्जैक्टली होता है। और वही आपने एक बच्चा जो पैदा हुआ है, जो एक न्यू बॉर्न है, एक नई इन्वायरमेंट में आया है, नई सिचुएशन में है, आपने उसको वो अपना जूठा खिला दिया है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, Yes. साइंटिफिकली भी गलत है। पहले 6 माह में बच्चे को आपने पानी भी नहीं Yes, देना। only mother feed. आप उसको शहद दे रहे हो, आप उसको खजूर खिला रहे हो, आप उसको गुड़ दे रहे हो। हाउ इज दैट पॉसिबल? लोग कहते हैं कुछ मीठा देना है। जो फॉर्मूला मिल्क हम बच्चों को दे रहे होते हैं, ये जो क्लोस्ट्रम हम दे रहे हैं वो मीठा ही है और वो गुट्टी ही है। अब मसला ये आ जाता है कि माँ देगी, माँ जैसा हो जाएगा। जी पप्पी देगी दादी देगी हमें और इन भाई उस चीजों माँ का से बच्चा माँ बाहर जैसा ही निकलना होगा। अच्छा, बड़ी मजे की पड़ेगा। बात यह है कि घर में ना कोई एक है जो कि
उसको असाइंड होती है ये ड्यूटी। मतलब खानदान में किसी का सारी बच्चा पैदा बीमारियां होगा उसने ना देनी है। खानदान में जब भी बच्चा पैदा होगा ना, वो उसकी ड्यूटी होती है और वो होता है कि नहीं, वो उनका एक मकाम है और वो ही देगी। मतलब वो माँ जिसने बच्चे को पैदा किया है, जो उसकी माँ है या उसका बाप है, सबसे पहला राइट जो है वो आपके पेरेंट्स का होता है। और उससे भी ज्यादा पहले 9 माह उसने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। हाँ। आप तब वहां नहीं थी या नहीं थे। एब्सोल्युटली। उसके बाद जो उसने टाइम गुजारना है अगले कम से कम 3 साल, ना वो रातों को सो रही होती है, भाग वो अलग रही होती है, मेहनत वो अलग कर रही होती है, अपनी हड्डियां उसने अलग खराब की हैं, कैल्शियम रिजर्व्स अपने उसने दिए हैं, विटामिन डी अपना उसने दिया, सब कुछ उसने दिया है। तो क्या एक गुट्टी का राइट हम उसको नहीं दे सकते? हमारे यहाँ नाम रखने तक का राइट नहीं माँ को दिया जाता। ऐसा ही होता है। एक बेसिक लेवल पे अगर हम वो बात करें तो नाम रखने का राइट नहीं है, वो कहाँ बच्चा पढ़ेगा, क्या करेगा, इस चीज का राइट भी नहीं है। चलो मैं राइट्स पे बात नहीं करती, मैं बेसिक सिर्फ इतना कह देती हूँ, उसको खुश करने के लिए ही सही उसको ये दे दोगे कि यार वो जिसने पैदा किया है उसके पास कम से कम ये तो हो कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की लेवरेज दे दो। एग्जैक्टली, वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। बहुत सारी बच्चों को मैं मिलती हूँ, उनके नाम इस तरह के होते हैं, वो खुद तंग होते हैं कि हमारे ये क्यों नाम रखे गए, हमें नहीं पसंद, या बहुत ओल्ड फैशन है, या बहुत जो है ना वो चेंज्ड है, डिफरेंट है, मैं नहीं ये रखना चाहता। बट हम ऑब्वियसली हम बात ये करें कि किस तरह से फर्स्ट जो डोज होती है, पहली खुराक जो बच्चे की होती है, वो असल में क्या होनी चाहिए? वो क्लोस्ट्रम ही होना चाहिए, वो क्लोस्ट्रम ही होना चाहिए, क्लोस्ट्रम ही होना चाहिए। और वो डॉक्टर्स बहुत बेहतर से आप बता देते हैं कि किस तरह से आप उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम आगे चल के जरा इस पे एक टॉपिक भी रखेंगे सो दैट हम एजुकेट कर सकें बहुत सारी लड़कियों को जिनको इस बारे में नहीं पता, और वो शहद चटा कर फिर जो है वो बच्चा जब पूरा हफ्ता रो रहा होता है, तंग होता है जी, उसको कॉलिक और पता नहीं क्या क्या, वो कॉलिक हो जाते हैं। इसी की वजह से तो इश्यूज होते हैं। और किन वजहों से होते हैं? जो हमारी अपनी चीजें होती हैं उनकी बदौलत ही ये चीजें हो रही होती हैं। अच्छा ज़ैनब, एसिडिटी, ये इसकी बहुत शिकायत करते हैं लोग रमजान में कि जी हमें तेजाबियत होगी है मैदे की, इसकी क्या वजूहात होती हैं? खाना कम खाएं। मैं भी कहना कम खाओ ना। आम अल्फाज में सादी सी बात है, कम खाओ। देखो, आपका पेट का जो साइज है वो आपकी ये मुट्ठी के बराबर है। आप उसमें जो खाना डाल रहे हो वो आप डाल रहे हो, मैं कहती हूँ 10 मुट्ठी जितना। सही बात है, इतना तो नहीं, आप इतनी तो हम पिज्जा ही खा लेते हैं। वो कहते हैं हम तो खाते ही क्या नहीं, है, बस नहीं, हम वो चाय पीते रहते कहते हैं ज़ैनब, वो जो वो स्टमक होता है ना, वो बैलून की तरह का होता है, जितना आप डालते हैं वो फैल जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर कैपेसिटी आप भी फैलते जाते हैं। तो हमारे सब बैलून्स हैं। आप क्या जो है वो डेजर्ट एनिमल हैं जो पानी स्टोर कर लेते हैं? ऊंट है आप जिससे स्टोर कर लिए? स्टोरेज का नहीं, देखिए इस मुट्ठी से तेरे खाने से गुजारा तो नहीं है, गुंजाइश निकालें। इतना खा ले मुट्ठी थोड़ी सी खोल ले। देखिए, आप अगर ठीक टाइम पे ठीक खाओ तो कभी भी मुट्ठी आपके लिए ज्यादा या कम नहीं होगी। सही बात है। आपने प्रॉपर नरिशमेंट करनी है। अब जब हम हैंड की बात करते हैं, दिस इज द प्रोटीन साइज यू हैव टू टेक। अब लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से ये तो देख लेते हैं प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ना जिम कर रहे होते हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ना वॉक कर रहे होते हैं, आते हैं मेरे पास आके जो आप कहती हैं हम फॉलो कर रहे हैं। जी आप वॉक कर रहे हैं? नहीं। हाँ करती हूँ वॉक, कभी कभी। कितना वॉक करती हो? दिन में 5-7 मिनट वॉक कर रहे थे। घर में जो वॉक हो जाती है। हाँ, घर पे काम करती हूँ, वॉक हो जाती है। मैं क्या भाई, मैं 10,000 स्टेप्स की बात कर रही हूँ, क्या आप करते हो पूरा? नहीं, कभी नहीं किए, पता ही नहीं है कि 10,000 स्टेप्स कैसे करने हैं, क्या करना है। आपने एसिडिटी से अगर बचना है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, ये हम एसिडिटी के बहुत जो पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनमें हम कहते हैं कि जी आप बेड का थोड़ा सा अपना सर वाली साइड ऊंचा कर लें, सरहाना थोड़ा सा ऊंचा कर लें। तो लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है खाना कम नहीं करना, हम अपने बेड का वो ऊंचा कर लेते हैं, खुद ही स्टमक वाली साइड पे वो रहेगा खाना, वो ठीक रहेगा। इवन छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक चाइल्डहुड ओबेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसके रीजंस क्या हैं? जो फीडिंग बॉटल्स बच्चे कर रहे होते हैं, बच्चे दूध जो पी रहे होते हैं फीडर में, उसमें आपने कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप रखना है, कम से कम। मैक्सिमम आप उसको इनहैंस कर सकते हो 4 घंटे तक, 5 घंटे तक, जितना आपका बच्चा फैलता जाए आप उसको खाना साथ खिलाते जाओ, सॉलिड फूड स्टार्ट कराओ। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को हर घंटे बाद एक फीडर दे रहे हैं, एक बॉटल दे रहे हैं, वो पूरी बॉटल कंज्यूम करता है, दूध में चीनी भी गई, सब कुछ गया, वो हाइपर एक्टिव हो गया। आपने बच्चे को तभी से ही एक तो खाना ज्यादा खाने की हैबिट्स डेवलप कर दी, दूसरा उसके अंदर एसिडिटी ब्लॉटिंग के इश्यूज तब से आपने उसमें पैदा किए हैं। बच्चा जो
6-8 माह का है, हम उसको उठा के यहाँ पे लगाते हैं कि जी इसका खाना हजम हो, दूध जो है वो डाइजेस्ट हो, फिर लिटाते हैं तो हम थोड़ा सा उसका सर टिल्टेड करके लिटाते हैं। क्यों लिटाते हैं? इसलिए लिटाते हैं कि उसका दूध जो है वो वापस नहीं आए, वो बाहर नहीं निकाले। ह्यूमन में भी अगर आप नॉर्मल तरीके का खाना खाओ, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आम दिनों में मैं बात कर रही हूँ, आपने 2 रोटी खा ली पूरे दिन में, 2 रोटी के साथ आपने चिकन ले लिया, मटन ले लिया, आपने थोड़ा सा प्रोटीन लिया, दूध ले लिया, फ्रूट का 1 खा लिया, नट्स 4-5 खा लिए, इसके बाद भी क्या आप में खाने की गुंजाइश बचती है? बचनी तो नहीं चाहिए। मैंने लोगों में लिटरली देखा है, बल्कि लास्ट वीक में एक जगह पे गई हुई थी, हमने एक जगह बुफे किया, तो आई वाज डन 10 मिनट के अंदर, खा लिया मैंने जो खाना था, तो वो मुझे आगे से कह रही है पैसे पूरे नहीं हुए। मेरे पूरे हो गए हैं। हाँ। पेट अपना है मेरा, किसी का नहीं है। उसके बाद जो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद उसने क्या किया, उसने खाना खाया, 2 ने उसके बाद उसमें से फ्रेश जूस पिया, 2 ने शेक पिया। वो करने के बाद, पूरा बुफे करने के बाद रात को सब ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, यार मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रही है, मुझे तो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। आई वाज लाइक आई एम गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता था कितना खाना है? एग्जैक्टली आपको अपने पेट के साइज का, अपनी प्लेट के साइज का आइडिया होता है। Yes. जब आप 10-10 15-15 पकौड़े खाओगे तो वो एसिडिटी ही होगी। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, इफ्तार में प्रॉपर दही बड़े, पकौड़े, समोसे, उसके बाद चाट्स आपने खा ली, फिर आलू चने भी बनाए हुए होते हैं वो भी खा लिए, उसके बाद रोटी भी खा लेते हैं, कुछ बाहर से अगर मिले वो भी खा लेते हैं, रात को जो है वो अगर कुछ चाय कॉफी का वो हो रहा है तो वो भी कर लेते हैं, और सुबह सहरी भी कर लेते हैं। पूरी दुनिया में चाय कॉफी का टाइम होता है सुबह 6 बजे से लेके शाम 4-5 मैक्सिमम 6। हमारे यहाँ कॉफी का टाइम शुरू होता है शाम 6 बजे के बाद। सही बात है। कहीं बाहर चलें, अच्छा कॉफी पे चलते हैं, कॉफी पी लेते हैं। कोई आएगा तो कॉफी, अदरवाइज भी कॉफी रात को जब आप कॉफी पी रहे हो, आप अपने आप को जगा रहे हो, आप अलार्मिंग सिचुएशन अपनी एक्टिवेट कर रहे हो, तो उसके बाद आपको सारी रात नींद कैसे आएगी? सही बात है। नहीं आएगी आपको नींद। बहुत सारे लोगों में फिर मैंने ये भी देखा है कि वो कहते हैं कि जी हमें इंसोम्निया बड़ा जी एक फैंसी वर्ड है, मुझे तो इंसोम्निया है। इंसोम्निया क्यों है? क्योंकि जी मैं रात को ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ, या मैं जो है ना वो कॉफी पी रही हूँ तो मेरा वो ऐसे है। अक्सर लोग पेशेंट्स मेरे पास जब आते हैं तो आके कहते हैं कि जी जब भी मैं डाइट शुरू करती हूँ ना, मेरी नींद खराब हो जाती है। नींद क्यों खराब हो जाती है? अंदर से 90% का रीजन ये होता है, उनको पहली बार किसी ने ब्लैक कॉफी बताई होती है कि ब्लैक कॉफी पीनी है, और ब्लैक कॉफी रात को सोने से पहले पीनी है। ओके। रात को ब्लैक कॉफी सोने से पहले, तो सोना तो हो खत्म, सोना तो खत्म हो जाएगा। आपने ब्लैक कॉफी अपनी लेनी है तो शाम 4-5 बजे ले लो, उसके बाद वॉक करो, उसके बाद जिम जाओ। जिम जाने के लिए मैं कहती हूँ कि सबसे अमेजिंग आपका जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, आपका जो एक किक स्टार्ट देने के लिए, वो आपकी ब्लैक कॉफी है। और ब्लैक कॉफी पीना ये नहीं है कि पूरे पूरे मग्स ब्लैक कॉफी क्या बना के पियो। ब्लैक कॉफी का सिर्फ एक इतना सा शॉट आपने पीना होता है। सही बात है। उसमें पानी डाला, थोड़ी सी ब्लैक कॉफी डाली, उसको मिक्स किया और आपने पी लिया। ब्लैक कॉफी वो नहीं है जैसे हम रेगुलर चाय और वो कॉफीज पी रहे होते हैं, हेजलनट लाटेज पी रहे होते हैं। उसकी गुंजाइश तो निकाले ना। देखिए वो तो कभी कभी हम पीते हैं, वो तो पता है क्या करें, जीन्स में है ना, जीन्स में हेजलनट लाटे में जो चीनी आ रही है वो कितनी आ रही है, हेजलनट का उसमें दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उसका एसेंस डाला जाता है। और यू नो आई एम नॉट लाइकिंग यू नॉट, दिल कर रहा था कभी कभी तो चलता है ना, कभी वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके। वो थोड़ा सा जीन्स में है ना, स्विट्जरलैंड में जब इनके दादा होते थे तो वो बहुत, तो उधर ठंड इतनी होती थी वो इसलिए कॉफी पीते थे। आपके पास क्या होती ठंड है? थोड़ी सी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा ठंड है। ये तो लाइट नोट बात है। ये का हमें अच्छा मौका भी मिला है रमजान में कि अपनी रूटीन को बेहतर करने के लिए जो चाय का दुरुस्त वक्त है और जो दुरुस्त तरीका है उसको हम फॉलो करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है डालडा फूड्स, इंश्योर, जैज कैश, तलो। अब खाना बनाए मैजिकल और खरीदे 2 लीटर कोक सिर्फ 200 रुपए में। इफ्तारी का मजा कोका कोला के साथ।
इस रमजान अपने साथ साथ किसी और का दस्तरखान भी सजाएं। अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं। नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं कामयाब प्रोफेशनल होते हुए सक्सेस की इस भागदौड़ में अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखता हूँ? मैंने अपने डॉक्टर की राय के मुताबिक जिंक को जिंदगी का हिस्सा बनाया। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह किसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले। पेश है तलो रमजान स्पेशल पैक, वो भी 50 रुपए की शानदार बचत के साथ। तो अब बनाएं पूरे रमजान मजेदार और एक्टिव एनर्जी से भरे खाने। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। अरे वाह, इतने खाने! आज ईद है क्या? चांद तो नजर नहीं आ रहा, पर किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। क्योंकि डालडा की कीमत अब पूरे 75 रुपए कम। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा दे रहा है पूरे 75 रुपए की शानदार बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई, और आपके? इस रमजान अपने साथ साथ किसी और का दस्तरखान भी सजाएं। अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं। नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। तुर्कों ने इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में सर बुलंद रखा है। मैंने उसे माफ नहीं किया डोरिया, बल्कि उसे सुल्तान ने माफ किया है। पार के लिए इब्राहिम ने अगर कोई मुश्किल खड़ी की तो हम भी नहीं छोड़ेंगे उसे। क्या ये मंसूबा कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है रईस? हम खतरों से पहले कब डरे हैं सईद अली। बारबरोसा और डोरिया रवाना हो चुके हैं, आपस में जंग करेंगे वो। हमारा सामना किसी आम दुश्मन से नहीं, बल्कि एक सहीन दुश्मन से है। डोरिया ने हमें जानबूझकर जाल में फंसाया है। शार्कलैंड की कोई खबर मिली? शार्कलैंड की मदद के बगैर हम बारबरोसा का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? सबको होशियार कर दो। सावधान रहना। हमला! अपने खून के आखिरी कतरे तक इसके लिए और शहर की हिफाजत करूंगी। आप मेरी मदद करें और मैं आपकी। जब तक उस्मानी परचम सर बुलंद है, इंसाफ जरूर कायम होगा। हर तरफ से घेर कर हमला करेंगे हम। जिंदा चाहिए मुझे सब के सब। हमला! अब खाना बनाए मैजिकल और खरीदे 2 लीटर कोक सिर्फ 200 रुपए में। इफ्तारी का मजा कोका कोला के साथ। इस रमजान अपने साथ साथ किसी और का दस्तरखान भी सजाएं। अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं। नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आज एक ऐसे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है जिनका ताल्लुक तो तुर्की से है, लेकिन अब उनका दिल जो है ना वो पाकिस्तानी हो चुका है और अंदाज भी पाकिस्तानी हो चुका है। पाकिस्तान में जितना क़याम उनका रहा, इस दौरान उन्होंने उर्दू सीखी, पाकिस्तानी सकाफत को बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। ऑब्वियसली जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं या बात करते हैं, वहाँ जाते हैं तो आप फिर एक कल्चर के एम्बेसडर भी बन जाते हैं। एंड स्टिल किस तरीके से तुर्की के खानों को, उनके कल्चर को पाकिस्तान में आके उन्होंने प्रमोट भी किया। और ऑब्वियसली बात है, जब आप इस तरह की बात, पीपल टू पीपल टाइज बहुत अच्छे तरीके से वो स्ट्रेंथन भी हो जाते हैं इसके थ्रू। सो आज उनकी मुलाकात करवाते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त सकाफत पे भी इनकी गिरफ्त है पाकिस्तान में, उर्दू भी बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शादी भी उन्होंने पाकिस्तान से की है। क्या बात है, पाकिस्तान अब दूसरा घर है, पाकिस्तान उनका ससुराल है। और ऐसे में 37 साल, अपनी ज़िंदगी के 37 साल उन्होंने पाकिस्तान को दिया। ज़ाहिर है ऑन एंड ऑफ वो पाकिस्तान आते रहे डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। जो इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो सरबराह हैं यूनुस एम्रे इंस्टीट्यूट, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कायम है, पिछले 3 साल से हैं। और अब उनका पाकिस्तान का सफ़र मुकम्मल सा हो रहा है क्योंकि वो जा रहे हैं तुर्की। ज़रा उनसे पूछेंगे 37 साल पाकिस्तान, और आज ज़रा कोशिश ये भी करेंगे कि पाकिस्तान जब पहली बार आए थे उससे पहले पाकिस्तान का परसेप्शन क्या था, फिर पाकिस्तान आना, और फिर पाकिस्तान से मोहब्बत पहले हुई थी या पाकिस्तानी से मोहब्बत पहले हुई थी, ये सवाल भी रखेंगे। डॉक्टर खलील तोकार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लेट्स वेलकम हम, जो कि इससे पहले शो पे आ चुके हैं, आप इनको जानते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आज खाने नहीं है, ठीक है? नहीं और आज भाभी भी नहीं है, ये भी वैसे हमें इसी वजह से खाना नहीं कह रहे, इसीलिए इसी वजह से खाना तो नहीं। खाने को मिस कर रहे हैं या भाभी को? भाभी को ज़्यादा वो घर भी तो जाना 3 महीने गुजर गए तो तुर्की ले गया हूँ उनको। ओके। अब 3 महीने से अकेला हूँ, खाना भी बंद हो गया है। अच्छा। और मैं खाना पका नहीं सकता हूँ, मेरा मसला यही है। और अब ज़ाहिर है आप उनके पास बहुत जल्द ज़ाहिर है जाने भी वाले हैं, तो मिल तो लेंगे, लेकिन चलें थोड़ा सा हमें पहले ये बताएं, पाकिस्तान में 37 साल, पूरे सफ़र को किस तरह से इलाबरेट करेंगे? 37 साल ऐसे ही कि आना जाना हुआ। बाकायदा 2017 में रहा हूँ कुछ साल, और फिर इस्तीफ़ा 3 साल। लेकिन 37 साल ज़ाहिर मैं शोबे उर्दू का उस्ताद हूँ, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में 37 साल से पढ़ा रहा हूँ। और इसी तरह से पाकिस्तान से मोहब्बत थी, उर्दू सीखी। और इसी तरह से मेरे उस्ताद, मेरे बेगम मेरे उस्ताद की बेटी है। ओके। जी जी जी। गुलाम हुसैन जुल्फ़िकार साहब, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम हुसैन जुल्फ़िकार साहब पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे, शोबे उर्दू के सदर भी रहे। तो वो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी आए थे उर्दू पढ़ाने के लिए। मैं उनसे असल में मैं फ़ारसी पढ़ रहा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में फ़ारसी भी पढ़ी है मैंने 4 साल, और फ़ारसी पढ़ाई भी है कुछ अर्से तक। और वो आए थे उर्दू पढ़ाने के लिए। बात ये थी कि पाकिस्तान से वजह से बचपन से प्यार सी, वो मोहब्बत सी थी वो। तो फिर उर्दू सीखने लगा। फिर उनके वापसी के बाद मैं भी इधर आया था, वो 37 साल पहले की बात। ओके। और फिर उनके घर में रहा। ओके। और मेरी बेगम उनकी बेटी है। यस। इसी तरह से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। मुझे ब्लश कर रहा था इतने अरसे के बाद भी। और हमारी शादी को 31 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है। सो उस वक्त जब आप वहाँ रहने आए तब भी भाभी कुछ बनाती थी? अब याद नहीं। जब मैं आया था, जो खाना लेके आना और जाने का काम जो था वो हमारे बेगम कर रही थी। उसी वक्त हमारे वैसे भी मुलाकात उस वक्त हुई थी। अच्छा। और वो होता है ना कि ज़रा मुलाकात जब होती है, कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक ज़रूर होता है जिस पे आपकी गुफ्तगू का आगाज़ होता है, कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट का टॉपिक होता है। वो उर्दू हो सकती है, वो अदब हो सकती है। नहीं, वो 32 साल पहले ही नहीं, तो 36 साल पहले की बात है। अब तो जाहिर है उस वक्त ऐसी बात नहीं हो रही थी। ओके। बस सिर्फ ज़रा एक इंटरेक्शन होती है, सलाम दो, दैट्स इट। जी जी, ऐसे ही है। और फिर ज़रा आप समटाइम्स पूरे घर से मुतासर भी होते हैं, फिर आपके उस्ताद ज़रा उनके रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होता है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन। क्या बात है, क्योंकि इससे पहले चूँकि आप और भाभी दोनों आ चुके हैं, हम कई दफ़ा गुफ्तगू भी कर चुके हैं इससे मुतालिक। भाभी वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब ज़्यादा अच्छा पाकिस्तानी खाना बनाती हैं या टर्किश खाना बनाती हैं, ये अब आपसे हम पूछ लेते हैं। दोनों बहुत अच्छे, हाथ में ना जायका सलाहियत भी है, जायका भी है, महारत भी है।
क्या बात है। चलें, और वो हमने तो टेस्ट किया हुआ है खाना, वो खाया हुआ है, तो हमें उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से इसी कि वजह से वाकई बाहर खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं। अच्छा। जहाँ भी खाऊं वो मज़ा नहीं होता जो बेगम मुश्किल है। पका रही होती है, हाँ। तो इसलिए चलें बस कुछ दिन और, वो दुख आपकी शक्ल में हाँ, नजर आ रमजान रहा के कुछ है दिन बहुत यहाँ पे और ज़्यादा। कुछ दिन वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खलील साहब, क्या आपका परसेप्शन था काफ़ी टाइम पहले की हम बात करें, ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान फर्स्ट टाइम मूव किया आपने एज अ स्टूडेंट एंड ऑल दैट, सो क्या परसेप्शन था पाकिस्तान का, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इतने साल गुजरने के बाद परसेप्शन आपने किस तरह से बदलते हुए देखा? बदल नहीं है वैसे ही। असल में बात ये थी कि हर जगह में ये हम तुर्क पाकिस्तानी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसके बैकग्राउंड में पस मंज़र में ये है कि हमारे बस मेरे वालिदा तकरीबन अनपढ़ थी वो बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा सकी थी, ख़ुद पढ़ना सीखना खुद घर में कर लिया था। लेकिन ऐसी थी कि वो तारीख़ी जो वाक़यात हो उनको, हमारे बचपन की बात है ना, ऐसे ही टीवी है ना हाथ में मोबाइल है, वो हम बैठ रहे थे, वो सुनाती रहती थी कि ये है वो है। वो इसी दौरान हमें ये भी सिखा रही थी, वो सुना रही थी कि कहानी की सूरत में पाकिस्तानियों ने हमारे मुश्किल वक्त में जंग आज़ादी हो, जंग बल्कान हो, हमारे साथ दिया है, बहुत सारी कुर्बानियाँ की, ऐसे ही है वाक़यातन। तो फिर ये बचपन से ये पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एक इंसान के ज़हन में वो बनता है ना, ये हमारे दोस्त है और जब हम मुश्किल में पड़ जाएंगे ये हमारा साथ होंगे। इसी वजह से पाकिस्तान से प्यार एक तरह से नेचुरली हुआ था। क्या बात है। इसी तरह और फिर मुझे वैसे भी ज़बान सीखने का शौक़ है और यूनिवर्सिटी में हम BA 4 साल, उस वक्त भी 4 साल, अभी भी 4 साल है हमारे यहाँ, तो फ़ारसी पढ़ने के लिए गया था और साथ साथ उर्दू भी। हमारे गुलाम हुसैन जुल्फ़िकार साहब हमारे ससुर साहब तशरीफ़ लाए थे, फिर उर्दू भी पढ़ने लगा। वो इसलिए कि पाकिस्तान से मोहब्बत है और फिर पाकिस्तान की ज़बान उर्दू है। उस वक्त तो पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में इतनी सारी ज़बानें है, कम वो इलाकाई ज़बानें हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी वजह से मैंने शुरू किया। अब मतलब नहीं, आदत पड़ी है। अब पाकिस्तान से मुतालिक आप जो भी मुझसे पूछेंगे मैं एक पाकिस्तानी की तरह आपको जवाब दूंगा, क्योंकि 37 साल बहुत सारे जो जवान हैं वो 20 साल 30 साल उनसे ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। यहाँ से वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अब तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान में फ़र्क नहीं कर पाते, फ़र्क नहीं कर पाता, एक जैसा ही लगता है आपको। ऐसे ही वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ के मुताबिक यहाँ आता हूँ, यहाँ के मुताबिक, और मिक्स हाइब्रिड मॉडल ऐसा ही है। ज़माना ऐसा ही है। उस्ताद जब सुसर बन जाता है तो उस्ताद भी रहता ही है या सुसर बन जाता है? सुसर, मेरे उस्ताद गुलाम हुसैन जुल्फ़िकार मरहूम मुझसे बहुत मोहब्बत करते माशाअल्लाह, और अपनी महबूब तरीन चीज़ उन्होंने आपको दी। बिल्कुल। मोहब्बत का आलम तो यही है ना, एक वालिद ज़ाहिर है वैसे भी अपनी उस बेटी का हाथ ज़माने जिसके में हाथ में पकड़ा रहा है। यहाँ तो लड़कियों को बाहर नहीं देते थे, शादी नहीं करवाते थे, ज़ात से भी बाहर। कुछ जगहों पे बिल्कुल ये चीज़ है, अभी तक है, अभी भी उस वक्त ज़्यादा सख्त है। और सारी फैमिली वालों ने मुखालफत की थी कि बेटी की शादी क्यों, और वो भी मुल्क से बाहर एक तुर्क के साथ। फिर मुझसे कहा कि उन्होंने कहा कि मैं खलील को जानता हूँ और मैं अपनी बेटी को समीना को उसको दूंगा, बस यही। तो स्टैंड लिया ना उन्होंने। जी 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 जी। इसी तरह उस्ताद ज़ाहिर है ज़िंदगी भर उस्ताद ही है, एहतराम दोनों तरह की का था। एक तो वालिद हो गए थे और एक तरफ से उस्ताद की बात थी। नहीं, मैं इसलिए इसको बहुत रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ससुर भी मेरे उस्ताद थे। अच्छा, ये तो हमें आज पता चला सबको। हाँ, वो मेरे टीचर थे। ओह, ओके। मैं घर जाके नहीं रहा 37 साल पहले। और आपकी शादी को कितने साल हो गए शुएब साहब? मेरी शादी को 11वां साल है। 11वां साल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, मतलब 11 साल पहले शुरू हुआ था? नहीं, उससे बहुत पहले के उस्ताद हैं वो तो। उससे बहुत पहले के, अच्छा मतलब बहुत पहले की बात है ये? नहीं, मतलब स्कूल टाइम की बात है। मतलब ओके, मतलब बचपन की बात है ये। उस्ताद तो बचपन में ही थे ना, और हमेशा उस्ताद रहे। ओके, समझ गए ना सारे कैमरे के पीछे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो आखिरी लम्हे तक उस्ताद रहे हैं। माशाल्लाह। अभी बहुत से मामलात में उनकी बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। उस्ताद हमेशा उस्ताद रहता है। जबरदस्त। अच्छा जी, इतने सालों में पाकिस्तान की कोई ऐसी याद जो कि आप
साथ लेकर जा रहे हैं, आप कहते हैं कि वो लम्हा था, एक तो शादी का लम्हा तो एक अलग बात है, बट एक वो कि कोई कुछ ऐसी याद होती है जो कि आपके दिमाग से नहीं जाती कई सालों के बाद भी, और आप वो अपने साथ लेकर जा रहे हो। ये 2-3 जो यादें हैं इस तरह तो मुझ पर बहुत असर हुआ है। एक तो ये है कि हम कराची में कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची में तकरीर कर रहे थे, उसके बाद जब स्टेज से उतरा, सिंध के किसी गांव से एक उमर रसीदा वो आया था बेकरी, उन्होंने कहा कि आप सुना कि आप आए हैं और आपके लिए है ना ख़ास केक वो अपने शहर से उठ के गांव से केक लेके आया है मेरे लिए, ये मोहब्बत थी। और इसी तरह एक और ये हुआ था कि हम बहावलपुर गए थे, 99 साल के वो यूनुस साहब तो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन मेरी उनसे पहले मुलाकात ही नहीं हुई थी। वो काली शाल लेके आए हैं, उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था और आप आए हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुक के तौर पर काली चादर काली शॉल लेके आए, तो उन्होंने तोहफा दिया और गले लगाया था, उस पर बहुत असर हुआ। उन्होंने कहा कि 99 साल के हैं और वो कह रहे थे कि मैं काफ़ी अरसे से आपका इंतज़ार कर रहा था। ये भी यानी मोहब्बत जो है, मोहब्बत का ये आलम था। मुख्तलिफ ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी मेरे जहन में होता है। अब खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त सरहदी सूबा, खैबर पख्तूनख्वा के एक वो भी गांव में है, मौलवी साहब ने मेरे लिए अशार लिख कर भेजा तुर्किया। अब ना मैं उनको जानता हूँ ना उन्होंने मुझे देखा, सिर्फ मेरे बारे में सुन के उन्होंने अपनी शायरी कैसे लिख कर भिजवा दिया। ये जाहिर है कि इंसान के दिल में जो मोहब्बत है उसको और ज़्यादा मुहकम मजबूत बनाती है। क्या बात ये मैं हमेशा वो ये है कि 2017 में मुझे सितारे इम्तियाज़ मिला था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, और लोग पूछ रहे थे कि आप खुश हैं, मैंने कहा कि ज़ाहिर है मैं खुश हूँ, लेकिन जो मुझे मोहब्बतें मिली है वो इससे भी बढ़ के बेशक ऐसे है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। जी जी। आपने दोनों हाथों में एक अंगूठी पहन रखी है, मुझे बहुत पसंद। इन दोनों अंगूठियों के कलर भी बड़े मजे के। मैं जरूर चाहूँगा थोड़ा इस अंगूठी के बारे में मुझे बताएं। किसके बारे में? दोनों के बारे में। दोनों के बारे में खास पत्थर लगता है ये ज़ुमरुद है। ओके, स्वाद से एक भाई की तरह मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे लाहौर में आर्किटेक्ट दोस्त है, उन्होंने स्वाद किया तो वहाँ से ले आया है। ये मैंने खुद बनवाया था, इसके ऊपर में लिखा हुआ या जब्बार अल्लाह का नाम। इसके मैंने बताया था कि नहीं, वो उसके या जब्बार और चांदी के ऊपर करवा के पहनने, तो कहते हैं कि सारे लोग आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा, ये आपने सुना था? जी 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 जी। वाओ, यही है इसके ऊपर। लेकिन मेरे घर में बहुत है अंगूठियाँ, मुझे पसंद है। लेकिन हर जगह से मैं अंगूठी खरीद रहा। नहीं तो लोग मानते थे, फिर बात कोई असर हुआ अंगूठी का? इसका लगता क्यों हुआ? कभी से ध्यान डांट नहीं पड़ती है। हमेशा बात मान ली जाती है, घर में भी और घर के बाहर भी। ऐसे तकरीबन मैं भी मानता हूँ। जाहिर है एक तरफा नहीं होता है ना, जाहिर है दोनों तरफ को एक तवाजुन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। ये ना, आपने तो अंगूठी पहन ली जिसपे आपने या जब्बार लिखा हुआ है चांदी पे, और ऐसे में आपने ये सोच के ज़ाहिर पहनी है कि बस सब बात मान लेगा कि भाभी ने भी एक अंगूठी पहनी हुई है कि मेरी बात भी मानी जाएगी। तो फिर बैलेंस क्रिएट दोनों की बात मानी जाती है। ऐसा ही है, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा मानना व्हाटएवर। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने तो ज़ाहिर है हम खानों की बात कर भी रहे थे, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिमिलर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक टच होता है, फ्लेवर आ जाता है, कहीं ना कहीं तरीका डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में रह के आपकी फेवरेट डिश कौन सी रही जिसको आपने सबसे ज्यादा खाया? सबसे ज्यादा बिरयानी। स्पाइसी नॉन स्पाइसी? स्पाइसी बिरयानी। वैसे बिरयानी हो तो स्पाइसी हो, ये बात तो सच है। 30-31 साल में मुझे आदत पड़ी है। अब तुर्किया में जब जाता हूँ, ये खाना जो वहाँ पकाते या बाहर खाते हैं मुझे बेमज़ा लगता है। कहता हूँ कि इसमें कुछ नहीं है, मिर्च मसाला। अब इतनी आदत पड़ी है
और फौरन मैं मिर्च मंगवाता हूँ, मिर्च उसमें डाल ओके, स्पाइसेस ना हो तो आपको मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। थोड़ा सा हम आज ये बात भी करेंगे कि रमजान कितना मुख्तलिफ है, यहाँ का और वहाँ का माहौल, फेस्टिविटी, सहरी, इफ्तारी एंड एवरीथिंग। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर तुर्की और पाकिस्तान, उसका रमजान, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस करेंगे बात ब्रेक के बाद। इस रमजान अपने साथ साथ किसी और का दस्तरखान भी सजाएं। अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं। नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। रमजान में आपके मामलाते जिंदगी मुतासिर हो सकते हैं, इसीलिए लीजिए इंश्योर एक ग्लास सहर में और एक ग्लास इफ्तार में। रहिए तंदुरुस्त तवाना माही रमजान में। इंश्योर नंबर 1 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ड्रिंक इन द वर्ल्ड। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। From Nestle. कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। इस रमजान अपने साथ साथ किसी और का दस्तरखान भी सजाएं। अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं। नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। रोजा एक बातनी अमल है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है। शुक्र निस्फ ईमान है, सब्र निस्फ ईमान है और यकीन कामिल मुकम्मल ईमान है। असल तो इनाम रब करीम का बंदे पर यह है कि इंसान की जुबान सच बोले, उसकी आंखें शर्म हया वाली हों। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ना महबूब वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अल्लाह के हुजूर तवज्जो करना, तौबा करना। रमज़ान की सातों में, सुबहों में, शामों में, सहरी में, इफ्तार में, तरावी में, तहज्जुद में अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार की जाए। इस रमजान अपने साथ साथ किसी और का दस्तरखान भी सजाएं। अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं। नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। रमजान में आपके मामलाते जिंदगी मुतासिर हो सकते हैं, इसीलिए लीजिए इंश्योर एक ग्लास सहर में और एक ग्लास इफ्तार में। रहिए तंदुरुस्त तवाना माही रमजान में। इंश्योर नंबर 1 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ड्रिंक इन द वर्ल्ड।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो टर्किश दो मुल्कों पे ग्रिप रखते हैं। अब उनको समझ नहीं आती ये कहा जाए कि वो टर्किश है या वो पाकिस्तानी हमें भी मसला होता है अब इसमें। वो मेरे को खुद भी उनको अब वो कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं होता, पाकिस्तान में आता हूँ पाकिस्तानी बन जाता हूँ, टर्की जाता हूँ तो मैं जो हूँ टर्किश बन जाता हूँ। तो डॉक्टर खलील तोकार साहब हमारे साथ मौजूद है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा रमज़ान के हवाले से हम बात करेंगे। कितना मुख्तलिफ होता है रमज़ान? क्या चीज़ आप यहाँ की बहुत इंजॉय करते हैं रमज़ान में, और क्या चीज़ है जो कि टर्की जाकर आप वहाँ पर इंजॉय करते हैं? असल में इस्लाम के लिहाज से तकरीबन एक है। रोज़ा, तरावी, कुरान खानी, सब कुछ एक जैसे। ज़ाहिर है खानों में तो काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हमारे यहाँ जब रमज़ान आता है खाना ज़्यादा हल्का फुल्का पकाते हैं। ओके जी, यहाँ तो ऑपोजिट है। हाँ वो, और मसलन हम सहरी में नाश्ते की चीज़ें खा रहे हैं। तो तुर्की में सहरी में क्या होता है? सहरी में खाना खाने वाले भी है, लेकिन हम आम तौर पर ये होता है कि नाश्ते में आपको पता है कि हम जैतून, पनीर और अंडा ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं। उसी तरह हमारा नाश्ते की चीज़ें। और साथ साथ ज़रूर तुर्किश चाय पी रहे हैं हम, क्योंकि उसमें ये कहते हैं कि प्यास नहीं लगती है। इसलिए सहरी में हम चाय पीते हैं 2-3 कप उसी का। और 2-3 कप वो है ना हमारा छोटा होता है। ओके हमारा तो मग्गा होता है ना चाय का। नहीं, मग तो एक मग काफ़ी है, लेकिन नहीं मैंने मग भी नहीं बोला, मैंने मग्गा बोला। बहुत ही बड़ा हो जाता है। बड़े बड़े मग होते हैं जिनमें भर के स्प्राइट कहते हैं स्टोर कर रहे हैं। इतनी डिहाइड्रेशन होती है अगले दिन पेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, और चाय पीते तो जाहिर है तजुर्बा भी किया कि प्यास कम लगती है, ऐसे नहीं होता। हाँ, अलबत्ता वहाँ गर्मी इस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है, लेकिन यही है। और इफ्तारी है, और फिर हम इफ्तारी देते हैं, हम अपने दोस्तों को बुला रहे, वो हमें बुला रहे, ये भी हो रहा। और क्या जिस तरह यहाँ पर जगह जगह दस्तरखान लगे होते हैं अफ्तारियों के, लोग वॉलंटियर कर रहे होते हैं, कम्युनिटी, उस तरह वहाँ पे होता है? हमारे यहाँ तो बहुत है, लेकिन वो लोगों की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है। या जो बल्दियात है वो कर रहे हैं। होते हैं। पहले तो ये कोविड से पहले खैमे लगा रहे थे, खैमे में करवा रहे थे, लेकिन कोविड के बाद ये हुआ कि वो लगाते लोगों को तैयार करके जो इफ्तारी की चीज़ें बॉक्सेस जितने भी बाहर घूम फिर रहे होते हैं उनको पहुंचा देते हैं वो। ओके, दे रहे। और ऑलराइट, और जिस तरह यहाँ पे पकोड़े फ़र्ज हैं, क्या तुर्की पकोड़ा तुर्किया में नहीं है? ये तो नहीं है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो कि पकोड़ों की तरह फ़र्ज समझी जाती है वहाँ पे? फ़र्ज नहीं, वो कुजूर लाजमी। सही, कुजूर होता है। और कोई लाल पीला नीला शरबत? हाँ, वो शरबत हम खुशाफ कहते हैं। खुशाफ किस चीज़ का बना होता है? वो मुख्तलिफ है, आप इंजीर से भी बना सकते हैं, अंगूर किशमिश से भी बनवा सकते हैं। तो हेल्दी है देखें। हाँ, असल में उसमें खुश आप पानी है। ओके, वो मेवा जात यानी ड्राई फ्रूट्स एंड पानी का इस्तेमाल उसमें होता है। उसको हल्का फुल्का सा वो ज़रूर पीते हैं। ओके, इफ्तारी में बिलखुसूस। और साथ साथ उस वक्त बेगम ने बताया था हमारे मिठाई है गुल्लाच, यानी उसका वह गुल वाला खाना। असल में खाना नहीं, ये मिठाई है, लेकिन वो बहुत हल्की फुल्की सी है। वो निशस्ता है ना, निशस्ते से बना रहे हैं। अच्छा, सदियों से। और उसकी वो है कि मीदे में वो नहीं होता, खाने के बाद हाजमा भी आसान होता है। बहुत हल्का फुल्का सा है वो मुझे बहुत पसंद है। वो गुलाब के पानी के साथ करते हैं उसको। और इफ्तारी के बाद वहाँ पर डिनर का कोई इंतज़ाम तो नहीं होता? बस इफ्तारी है तो बस वही मुकम्मल एक मील है? हम ऐसे नहीं करते। मतलब पाकिस्तान में क्या करते, इफ्तारी करते, फिर नमाज पढ़ते, फिर खाना भी खाते, फिर खाना ही खाते। हम वही काम करके फिर नमाज पढ़ते। ओके, और बस एक ही मील मुकम्मल अलग नहीं कर रहे। अच्छा, ज़ाहिर है कुजूर वगैरह जो इफ्तारी के लिए है पहले वो खा रहे हैं, बाद में खाना खा के फिर नमाज पढ़ते। तो एक ही दफ़ा खा लेते हैं, 2 दफ़ा नहीं खाना खाते। हमारे यहाँ ज़रा कैलोरीज के मामले में हम लोग कंट्रोल नहीं करते। लेट नाइट खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है? जिस तरह अफ्तार होता है एकदम इतना खाया नहीं जाता, तो फिर वो नमाज की जो बात है, नमाज के बाद तो थोड़ा थोड़ा करके हम तो 12 बजे तक खाते ही रहते हैं सारे। तो ये हाँ सॉरी तक आमतौर पर हम
इकट्ठे ही कर लेते हैं। अच्छा इकट्ठे, उसके पास है ना एक टाइम होता है तो वो एक तरह से अर्ली डिनर ही हो रहा होता है ना, तो फिर सहरी में खाया भी जा रहा होता है, खाने का दिल भी करता है। लेकिन आप लोग ज़्यादा खा रहे हैं, इफ्तारी में भी बहुत आप ज़्यादा खा रहे हैं, ज़ाहिर है इफ्तारी में खा रहे हैं, पहले पेट भर के खा रहे हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या आपने वो फिटनेस लेवल भी डिफरेंट देखा तुर्की में लोगों का और यहाँ के लोगों का, कि वहाँ पे तोंद ना निकली हो, यहाँ पे नजर आ रही हो, और यहाँ पे लोग थोड़े से आपको लगता है ज़्यादा खा लिया रमज़ान में स्पेसिफिकली, कि हमारे यहाँ वो है ना कि अब रोज़े हैं आज ये नहीं करना, रोज़े हैं तो अब ये नहीं करना, ये वाला माहौल भी देखा? ऐसे ही है तुर्किया में भी, लेकिन ज़ाहिर है हम तुर्किया में बहुत ज़्यादा ना चल रहे, पैदल चल रहे होते हैं। यहाँ तो सारे आप घर से निकलें किसी नज़दीक जगह भी गाड़ी के साथ जा रहे हैं, यहाँ मार्केट तक गाड़ियों में मार्केट हम हर जगह चलते हैं। हाँ। ओके, कहीं दूर जाना है तो गाड़ी निकालेंगे वरना पैदल जाएंगे? नहीं, वो पैदल जाएंगे। यहाँ पे ज़रा वाकई ये एक मामला है कि गाड़ी है अगर आपके पास तो आपने दूसरी गली में भी जाना है, कोने वाली मार्केट पे भी जाना है, नान वाले के पास भी जाना है, तो आप गाड़ी पर जाएंगे। गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, पैदल चलने का कॉन्सेप्ट बाकी नहीं। अच्छा सर, अब टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं, किन किन जगहों को आपने ज़्यादा विजिट किया इस दौरान जहाँ बार बार जाने का दिल करता हो? कौन सी जगह आपको बहुत खूबसूरत लगी यहाँ की? पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ, स्वात गया हूँ, जैसे कराची, खैरपुर, सिंध के इलाके में, और पंजाब में। वैसे लाहौर तारीख़ी लिहाज से मुझे बहुत पसंद है। सही, ज़ाहिर है शहर के लिहाज से भी मुझे पसंद है, ज़िंदगी ज़रा मुश्किल है लाहौर में, हाँ थोड़ी फास्ट पेस है, लेकिन मुझे पसंद है। उसके बाद स्वात खूबसूरत है, और नारंग कागान भी गया, राइट, झील सैफुल मुल्क मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा, वो है। कराची विजिट किया? कराची बहुत दफ़ा, वैसे भी हमारे सेंटर है कराची में भी। ओके, यूनुस एमरे का ही। यूनुस एमरे का। सर थोड़ा यूनुस एमरे पे भी बताएं, 3 साल से आप इसके चेयरपर्सन के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। सो यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट की क्या खिदमत रही? मैं बिलखुसूस 3 सालों की नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अदब को लेकर, उर्दू को लेकर क्या क्या काम होता रहा? वो यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट हमारे सदर मुहतरम रजब तैयब अर्दोगान साहब के कहने पर, उनके अहकामात के मुताबिक कायम हुआ। ये आजकल पता काफ़ी अर्से से ये कि एक तो डिप्लोमेसी है, एक कल्चरल डिप्लोमेसी है। अब ये जो यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट है, ब्रिटिश काउंसिल कह लीजिएगा, लिंकन कॉर्नर कह लीजिएगा, या वो कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कह लीजिएगा, उससे कल्चरल काम के वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और हमारे 80 मुल्कों में 92 मराकज़ है, और पाकिस्तान में तो 3 अभी है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में, और फैसलाबाद भी है। यानी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा हमारा कल्चरल सेंटर जिस मुल्क में है पाकिस्तान है वो। क्योंकि हम यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट के तहत क्या कर रहे हैं, तुर्किश ज़बान पढ़ा रहे हैं, ये तो एक तुर्की सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अब तुर्किया में तुर्कों से सिर्फ तुर्की की ज़बान के ज़रिए बात कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और इसलिए तुर्की सिखा रहे हैं। और साथ साथ जो मुश्तरक कल्चरल जो मौज़ूआत है उन पर तवज्जो दे रहे हैं, और हमारी जो तारीख़ जो सदियों पर मुहित, यानी पाकिस्तान की क़याम के बाद ये मोहब्बत शुरू नहीं हो, उससे पहले की बात है। अब वो तारीख़ पे भी काम कर रहे हैं। मसलन कोई पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं जो तुर्किया के लिए कुर्बानी दी है, उनको उनके बारे में भी यहाँ भी करवा रहे हैं, तुर्किया में भी करवा रहे हैं। अब अब्दुर्रहमान पेशावरी का नाम सुना होगा शायद आपने, पेशावर से है। हमारे जंग बरकान के दौरान तुर्किया आते हैं, और हमारे जंग आज़ादी में है, और इसी तरह चनक्कर जंग, दरदानियाल की जंग के दौरान जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई वो हमारे साथ है। अब हम उनको याद करते हैं, कॉन्फ्रेंस काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई है पिछले साल। अब्दुर्रहमान पेशावरी की जो इंतकाल के 100 साल पूरे हो गए थे, कॉन्फ्रेंस करवाई है। यानी जो मुश्तरक हमारे कल्चर है, तारीख़ है, हीरोज़ है, उन पर तवज्जो दे रहे हैं। इसी तरह से ये मोहब्बत आने वाले नस्लों तक पहुँचा रहे हैं कि देखिए 100 साल पहले अगर जिस तरह एक पर्सनालिटी ने किरदार अदा किया, कंट्रीब्यूट किया, तो आप उसको अब की जनरेशन को बता रहे होते हैं। मैं बल्कि ये सवाल भी आपसे रखने लगा था कि शायद देखिए तो एक कैरेक्टर का आपने जिक्र किया, हम अक्सर ये देखते हैं कि देखिए और भी बहुत से इस्लामी ममालिक हैं, ज़ाहिर है हम अक्सर बात करते हैं ना उम्मत का कॉन्सेप्ट और इकट्ठा और साथ देने एक दूसरे का, और जिस तरह तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है और दोनों का जो एक आपस का ताल्लुक है, स्पेसिफिकली अगर हम लास्ट ईयर की बात करें पाकिस्तान इंडिया की जंग और जो एस्केलेशन हुई, इसमें जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, यानी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट
आड़े नहीं आए. पाकिस्तान comes first to their policies and you know people to people contact में भी हमें वो चीज़ नज़र आ रही होती है. क्या ये हिस्टोरिकल टाइज है जिसने हमें इतना जोड़ा है, इतनी मोहब्बत हमारे अंदर रखी हुई है कि आपने भी इस तरह आगाज़ में कहा ना कि बचपन से ही मोहब्बत पाकिस्तान से. ऐसे ही ये तो ज़ाहिर अब ये है कि इसमें सदियों पर नहीं 1000-2000 साल पहले की बात है. यहाँ हम तुर्क लोग ज़ाहिर हम खाना बदोश लोग हैं और खोज करते जा रहे थे. अब तुर्की की तरफ बढ़ने से पहले हम बर सगीर आए. यहाँ इंडिया और बिलखुसूस पाकिस्तान की या तुर्की हुकूमतें हैं, अखूंस कहते हैं और वो कुशांस के मुख्तलिफ तुर्क जो नस्ल के लोग यहाँ अपनी हुकूमतें या सल्तनतें कायम किए. और जो महमूद गज़नवी भी तुर्क है नस्लन. बिल्कुल. अब इस्लाम तो ठीक है वो सिंध की तरफ से पहला आया, लेकिन जो बर सगीर नहीं पाकिस्तान में जो इस्लाम आया है महमूद गज़नवी के ज़रिए ज़्यादातर आया है. ये ज़ाहिर है कि मसलन सदियों तक यहाँ बर सगीर में मुसलमान नहीं कहते, तुर्क कहते. तो उर्दू अदब में ज़ाहिर हिस्ट्री पढ़ते हैं आप. उसमें ये है कि शहर में गोल मचा कि गुरु नानक तुर्क बन गया. यानी वो कहते क्योंकि गुरु नानक पहले मुसलमान बनते हैं ना, बाद में हो जाता है. अब वो तो तुर्क कहते हैं. इसी तरह दक्खन की जो मसनवी है उसमें हिंदू रानी होती है और एक ताजिर लड़का होता है, वो मुसलमान है. लड़की उससे कहते हैं कि मैं हिंदू कहाँ, तू तुर्क कहाँ. यानी हम मिल नहीं सकते, लेकिन तुर्क इसका मतलब ये है कि मुसलमान है. इसलिए अब इस तरह से भी जुड़े हुए. और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया थोड़ी देर पहले कि हमारे जितनी भी जंगी हैं, हम जितनी भी मुश्किल तुर्की की बात करता हूँ, मुश्किल हमारा ज़माना आ गया है, उसमें बर सगीर के बिलखुसूस पाकिस्तान के लोग हमारे साथ रहे. ये मोहब्बत है और इंशाल्लाह जारी है. इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब कितना ज़रूरी है कि जो आज की जनरेशन है उसको ये सारी बातें बताई जाएं ताकि मज़ीद इस रिश्ते को मजबूत किया जा सके. किस तरह से किया जा सके? डिजिटली तो ऑब्वियसली सब कनेक्टेड हैं, आप तो मज़ीद काम अच्छे तरीके से होने की ज़रूरत है. मुझे ये शिकायत होती है पाकिस्तान वालों से कि अपनी तारीख़ ठीक तरह से नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को. अब क्या करते, आप लोगों को अंग्रेज़ी से बेतहाशा मोहब्बत है. आप जब अपनी तारीख़ भी पढ़ रहे होते, अंग्रेज़ी में लिखी हुई तारीख़ पढ़ रहे हैं आप लोग. अब अंग्रेज़ी में जो तारीख़ है आप लोगों की, वो ज़ाहिर है अंग्रेज़ियों ने लिखा क्या मगरिबी. सही बात है, अपने हिसाब से अपने अंदाज से लिखा. और उसमें मैंने मुशाहिदा किया, वो भी किताबें पढ़ी, उसमें जो मुसलमानों ने इस बर सगीर में नहीं किया इल्ज़ामात लगा रहे हैं. और इसी वजह से हिंदू लोग मुसलमानों से नाराज़ है ना. लोग कहते हैं कि 1 लाख हिंदुओं को ऐसे कुछ भी नहीं है. जिस तरह बाबरी मस्जिद को गिराया उन लोगों ने, अब उसमें भी बात यही थी कि वहाँ पहले वो नहीं था, क्या कहते हैं, मंदिर नहीं था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ऐसी चीज़ें उन्होंने तारीख़ के उसमें डाल दी हैं. इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप लोगों को दूसरों की तारीख से पहले बर सगीर के मुसलमानों की तारीख अपनी और दुरुस्त जो फैक्चुअल है वो पढ़ना चाहिए. और उसके ड्रामा वगैरह आप देखिए, अर्तुगरुल की या उस्मान, ड्रामा भी बनाना जवानों पर और ख़वातीन पर बिलखुसूस. दुरुस्त हर वक्त बार बार.